कल से इधर बैठेंगे। मैं उनको पता नहीं क्या कुछ कहना होता है मेरे से। नहीं नहीं, अभी आप बैठो, लेकिन कल, क्योंकि ये आपको पता है कि जरा थोड़े से इनको बंदा कोई भी बात कर देता है। जब मैं ऐसे कहूंगा ये तो है ही ऐसे, तो फिर मेरे बच्चों आप आगे आ जाओ। नहीं बेटा, चले मेरे बच्चे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बताइएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक हो गया बेटा। एक और आप बताएं, फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी किसको बोलेंगे? बिल्कुल, कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो। एक और भी साथ एक चीज लिखी हुई थी, एंड एनी कंपनी लॉ। मेरे बच्चे, एनी कंपनी लॉ में कौन से लॉज आते थे? कल क्लास नहीं ली बेटा, आप बताएं। कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज को चलाने के लिए कुछ लॉज होते हैं। बताएंगे कंपनीज को चलाने के लिए कौन कौन से लॉज हैं? यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो जिनसे कंपनी बनाते और चलाते हैं। हाँ, ये कौन सा है? कंपनी 2017, अच्छा ये बोला हमने। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके जरिए कंपनी बनाई और चलाई जाती है, कंपनी बनाई और चलाई जाती है। कंपनी 2017, मेमोरेंडम बिल्कुल, और आर्टिकल्स। बेटा इनमें से मेमोरेंडम और आर्टिकल में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्सटर्नली फोकस होता है बाहर के स्टेक होल्डर्स के लिए? तो सारे बताओगे मिल गए। तो इंटरनली फोकस कौन सा होगा? बस ये इसमें दिक्कत होनी है मेरे बच्चे, इस तरह के मामला। चले खैर, चले कल से ही इंशाल्लाह, आज आपको माफी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये मेरे बच्चे हमने कल डिस्कस कर लिया था। कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, कंपनी जब हम बनाते हैं, कंपनी बनाने वाले शुरू में अंदाजा लगा लेते हैं इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, और उसी पैसे का नाम क्या होता है? अथोराइज कैपिटल। और उसको हम क्या करके रखते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रखते हैं। उस हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। और उस हिस्से की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होती है। उसको हम आगे जाके बोलेंगे, उसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। फिर बच्चे, अगर कोई कंपनी का मालिक बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है? उस कंपनी के शेयर्स खरीद के। और ये जो शेयर कोई खरीदेगा, कोई भी इंसान खरीद सकता है या सिर्फ जिंदा इंसान नेचुरल पर्सन ही खरीद सकता है? कोई भी इंसान नेचुरल पर्सन भी खरीद सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी खरीद सकता है। क्या आप शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल, हम शेयर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात का ट्रांसफर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, कि शेयर अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर दो, जैसे मर्जी मलकियत चेंज हो रही है, सदा अल्फाज में मलकियत जैसे मर्जी चेंज हो रही हो, कंपनी चलती रहती है। क्योंकि मालिकों के चेंज होने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी सेपरेटली अलग से एक इंसान है, ऐसे तो कुछ। फिर मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन मेरे बच्चे ना तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी तो होती ही नहीं। ऐसे डिस्कस किया था, डायरेक्टर्स की नो लायबिलिटी, कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी, और मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि कंपनी को हम आम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कंपनी कोई कारोबार कर रही है, ये बिल्कुल मेरे बच्चे इसी तरह जैसे आम इंसान किसी से कोई उधार ले रहा हो, कोई कारोबार कर रहा हो, उस इंसान की जो अपनी लायबिलिटी, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, मेरी जो पर्सनल लायबिलिटी है, वो मैं पे करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने एसेट बेचने पड़े। इसी तरह बिल्कुल मेरी तरह का ही इंसान ये कंपनी भी है। तो मेरे बच्चे, कल वो कंपनी कोई कारोबार करे, कल वो कंपनी कोई एसेट मेरी तरह का, मतलब कि ये तो समझेगा मुझे। चले, तो मेरी ही तरह, चले इस तरह का, कंपनी भी इंसान है। आप लोगों की ही तरह की कंपनी एक इंसान है। जिस तरह आप लोगों के एसेट्स होते हैं, आप लोग कारोबार कर सकते हो और उसके लिए खुद से लायबल होते हो, सेम मेरे बच्चे यहाँ पर भी मामला हो। लेकिन मेरे बच्चे, कल हमने इसको रीड नहीं किया, जरा देखिएगा। लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ। कहता है ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसी कंपनी के साथ भी, सीएफई लिमिटेड, अगर सीएफई लिमिटेड लिखा हुआ तो मेरे बच्चे ये लिमिटेड किसके लिए वर्ड है? मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए खुद के लिए लफ्ज नहीं है। कहता है ए कंपनी इज फुली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर लायबिलिटीज जस्ट एज एनी अदर पर्सन। जिस तरह आम इंसान अपने डेट्स और लायबिलिटी के लिए लायबल होता है, उसी तरह कंपनी भी अपने डेट्स और लायबिलिटी के लिए लायबल है। यानी कि उस कंपनी के जितने भी डेट्स और लायबिलिटी हैं वो कंपनी खुद पे करेगी। खुद पे करने के लिए चाहे उसको क्या करना पड़े? अपने एसेट्स बेचने पड़े।
क्योंकि कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। याद करने कल हमने देखा था कि डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती अगर डायरेक्टर विद इन अथॉरिटी काम करें। अगर डायरेक्टर अथॉरिटी से तजावुज करेंगे तो फिर मेरे बच्चे उसके लिए वो लायबल हो सकते हैं। हाँ, उसका भी कुछ वैसे ही किसी ने सवाल किया था, सर उसका भी कोई हल है, इमरजेंसी में कुछ इस तरह का मामला हो, तो वो हमने एक लफ्ज बोला था वहां पे, अगर आपको किसी को याद है, कि इस तरह के अगर कोई बंदा, कोई डायरेक्टर अथॉरिटी से तजावुज करेगा भी तो उसके इस एक्ट की रेटिफिकेशन हो सकती है। रेटिफिकेशन एक ऑप्शन हुआ करता था, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेरे तरह देखिएगा लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, और जो मेरे बच्चे पहले दिन बैठे हुए हैं वो थोड़ा लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ ए कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट। भाई बी लॉ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेंगे। वहां पे एजेंसी का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 10 शायद। तो उसमें हमने डिस्कस किया था हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो, खुद करने की बजाय किसी और से करवा रहे हो, वो कोई और आपका एजेंट होता है। और कोई एजेंट अगर किसी ने कोई रखा हो, जिस बंदे ने वो एजेंट अपॉइंट किया है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और एजेंट के हर काम के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। यानी कि एजेंट क्या करेगा, इसके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसके साथ होगा? प्रिंसिपल के साथ। मेरे बच्चे, इन मालिकों ने कंपनी बनाई और कंपनी बना के किनके सपुर्द कर दी है? डायरेक्टर्स के। ये मालिक कंपनी खुद भी चला सकते थे, लेकिन उन्होंने कंपनी बनाने के बाद ये चलाने के लिए किनके सपुर्द कर दी? डायरेक्टर्स के। तो डायरेक्टर एक्चुअली मालिकों के क्या है? एजेंट। ये कंपनी, ये जो डायरेक्टर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों का एक्चुअली किनके साथ हो रहा होगा? कंपनी के साथ। यानी कि ये कह लो कि जो डायरेक्टर है ये कंपनी और मेंबर्स के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। और जब ये डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिम्मेदार कौन हो रही होगी? वो कंपनी खुद हो रही होगी। याद रखोगे इस बात को। और लेकिन हमने डिस्कस किया ना, ये अल्फाज देखिएगा, कहता है कि एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर। ये तभी मेरे बच्चे इनकी लायबिलिटी नहीं होगी अगर ये विद इन पावर काम करें। लेकिन अगर इन्होंने अपनी अथॉरिटी से तजावुज किया तो जितना तजावुज किया होगा उसके लिए ये पर्सनली लायबल होंगे। याद करें हमने डिस्कस किया था, इनको हमने अथॉरिटी किस डॉक्यूमेंट में दे रखी होगी? ये पावर अथॉरिटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। हमने कहा था कि उसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने लिख दिया कि सर जब आप उधार लेंगे मैक्सिमम 10 मिलियन तक उधार ले सकते हैं। ये किसी बैंक में गए और वहां से जाकर उसने 15 मिलियन का उधार ले लिया। मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या इन्होंने अथॉरिटी से तजावुज किया है? अब इस 5 लाख का क्या करना है? ये इसके लिए फुल लायबल होंगे अनलेस के उसको रेटिफाई कर दें मेंबर बैठ के। तो ये मेरे बच्चे हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ मेंबर, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है बोला? लिमिटेड। लेकिन लिमिटेड किस हद तक बेटा? इन्वेस्टमेंट की शक्ल में करते हो कंपनी में, शेयर्स की शक्ल में। क्या शेयर्स पार्शली पेड होते हैं या फुली पेड होते हैं? क्या कभी पुराने वक्तों में पार्शली पेड भी होते थे? पार्शली पेड किसको कहते हैं बोला? जिसमें कुछ पे कर दिया हो, कुछ पे करने वाला। क्या आज के दौर में पार्शली पेड शेयर अलाउ होते हैं? आज के दौर में नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द मेंबर ओनर ऑफ ए कंपनी। The liability of the owner of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment in the company and they don't have to pay any other amount in case of insolvency। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के 500 के शेयर्स खरीदे, कल वो कंपनी डूब जाए, मेरे बच्चे आपका कितना पैसा डूबेगा? 500। लेकिन अगर उस आपने तो 500 रुपया दे दिया, अगर उस कंपनी के सर पे अभी भी लायबिलिटीज हो, जो कंपनी अपने एसेट बेचकर भी पूरी ना कर सके, तो आप तो मालिक थे उसके, क्या आप पे करेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड ही कहां तक थी? अच्छा, मेंबर की लायबिलिटी होती तो है ना, हाँ, लेकिन क्या होती है? लिमिटेड। भाई ये ना समझना कि नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी किसके लिए लफ्ज था? डायरेक्टर्स के लिए। मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लेकिन महदूद सिर्फ उस हद तक जहां तक आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट की शक्ल में होगी शेयर्स की शक्ल। बेटा ये जरा उसने बात एक क्लियर भी कर दी बीच में। याद है कल हमने डिस्कस किया था कि मान लो कोई मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए ने इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसने इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया मेरे बच्चों? 1000। लेकिन उसके पास उस वक्त पैसे पूरे नहीं थे, उसने कंपनी को 800 रुपया दे दिया, लेकिन 200 रुपया मेरे बच्चे अभी भी उसका पेबल था। तो ऐसे शेयर जिसके ऊपर आपने कुछ पे कर दिया हो और कुछ पे करने वाला रहता हो, इनको हम कहते थे पार्शली पेड शेयर्स। पार्शली पेड क्या है? जिसको कुछ पोर्शन आपने पे कर दिया, अभी कुछ पोर्शन पे करने वाला रहता है। जैसे आप अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ पार्शली पेड बच्चे बैठे हो, उन्होंने कुछ फीस पे कर दी, कुछ फीस पे करने वाली रहती है, हो सकता है ऐसा? नहीं, सबने पे कर दी। सर इतनी थी नहीं कि हम उसकी किस्तें करते हैं, अमीर लोग हो आप लोग। नहीं बेटा, तो 200 रुपया अभी भी पे करने वाला रहता है। तो ये जो 100 शेयर मिस्टर ए के पास है, इनको क्या बोलेंगे? पार्शली पेड शेयर। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, कल ये कंपनी डूब जाती है तो इसकी लायबिलिटीज पे करने के लिए अब ये कंपनी अपने एसेट बेच रही है, साथ कंपनी उन लोगों से पैसा ले रही है जिन लोगों की तरफ इस कंपनी का पैसा ड्यू था, यानी कि इसके डेटर वगैरह। अच्छा, वहीं पे कंपनी ने मिस्टर ए को भी कहा कि मिस्टर ए आप हमें 200 रुपया दो। मिस्टर ए कहता है कि भैया मैं क्यों दूं, क्योंकि मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है।
मैंने तो जितने पैसे आपको देने थे वो दे दिए, इसके बाद मेरी मजीद कोई लायबिलिटी नहीं है। मुझे बताओ क्या मिस्टर ए यहाँ पे सही कह रहा है, यहाँ पे गलती क्या कर रहा है वो? सर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जितनी उसने उसके शेयर्स खरीदे हैं उसकी अमाउंट तक लिमिटेड है। जब वो पूरा पे कर दे तो मजीद किसी चीज के लिए लायबल, लेकिन मेरे बच्चे उसने तो पूरा पे किया ही नहीं था, इसलिए हम उसको कह सकते हैं बिल्कुल सर आप कह सही रहे हो, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन वो 1000 तक लिमिटेड है जितना आपने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसमें से 200 तो अभी भी पे करने वाला रहता है, अब ये आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे बंदों को हम जब जाके चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक नाम देंगे कंट्रीब्यूटरीज के नाम से, कि वो लोग जो आखिर पे कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए, वाइंडिंग अप के मौके पे कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए एसेट में हिस्सा डालते हैं, कि एसेट्स बेच के या ये पैसा बीच में शामिल करके लोगों की लायबिलिटी पे कर सके, इनके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? कंट्रीब्यूटरीज। नहीं बेटा, उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि रीड करने वाला रहता था, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फॉर द लायबिलिटी। ये हो सकता है इसी से क्वेश्चन बना दे कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसकी एक्सेप्शन बता। एक ही एक्सेप्शन है मेरे बच्चे, मेंबर्स की लायबिलिटी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर एक ही एक्सेप्शन है जहां पे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, और वो क्या है? जहां पर उसने 5 पेड शेयर खरीदे। अगर ये कहीं पे पूछ रहे 1-2 नंबर का, ये नहीं कहना कि सर ये तो आपने कुछ बताया नहीं, या वहां पे आप क्या करेंगे खुदा ना खासा वहां पे लिख देंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। मेरे बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी का तो पूछ ही नहीं रहा, उसने सवाल में लिखा है कि मुझे ये बताएं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कब लिमिटेड नहीं होगी। उसकी ये कह दो कि वैसे तो चलो ये अल्फाज बोल देगा कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसकी एक्सेप्शन बताओ। हम क्या बताएंगे उसको? कि अगर किसी मेंबर ने 5 पेड शेयर खरीदे होंगे तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, यानी कि अभी मजीद उसने मजीद पे करना है। हाँ, जितना वो जो रिमेनिंग होगा वो पे कर देगा डेफिनेटली, मजीद पे करने के लिए लायबल। याद करने का हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्रेडिटर्स को कैसे वार्न करेंगे, कि भैया जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ कॉन्टेक्ट कर रहा है वो इंसान नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे पता चलेगा? नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, यानी कि कंपनी जहां पे भी अपना नाम लिखेगी लाजमी नाम के साथ क्या लिखाएगा? लिमिटेड। और ये किसने कह रखा है? उसको कानून ने कह रखा है। ये मेरे बच्चे लॉ एंड गवर्नेंस कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज को गवर्न करने के लिए, बनाने चलाने के लिए कौन से कानून है? सबसे अहम कंपनी एक्ट 2017 है। उसी कंपनी, कल हमने एक हायरार्की बनाई थी अगर आपको याद हो, कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट 2017 है। उसी डॉक्यूमेंट के तहत क्या बनेगा? मेमोरेंडम। और उसी डॉक्यूमेंट के तहत क्या बनेगा? आर्टिकल। उसी डॉक्यूमेंट के तहत कंपनी जितने कॉन्ट्रैक्ट करेगी इन्हीं 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 के मुताबिक करेगी, और फिर कंपनी अपनी मीटिंग्स के अंदर जितनी रेजोल्यूशन पास करेगी वो इन 4 के तहत ही करेगी। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करेगी जो इनकी खिलाफवर्जी हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी जिसकी इजाजत कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम और एक्ट, कंपनी एक्ट इजाजत में देता हो, या आर्टिकल। और आर्टिकल में कोई ऐसी बात नहीं लिखेगी जिसकी मेमोरेंडम और कंपनी एक्ट इजाजत में देता हो, और मेमोरेंडम में कोई ऐसी बात नहीं लिखेगी जिसकी कंपनी एक्ट इजाजत में देता हो। तो इस तरह करके मेरे बच्चे एक हायरार्की का डिस्कस की थी। तो ये मेरे बच्चे कवानीन होते हैं, ये कल हमने रीड कर लिया था सर। ले बेटा, कंपनी की डेफिनेशन कल हमने पढ़नी शुरू की थी। याद करने का हमने डिस्कस किया था कि हर इदारे को देखो, अभी तक हमें ये समझ आ रहा है कि सर जहां पे कुछ लोग मिलकर कोई इदारा बना रहे हैं, कंपनी यानी कोई बिजनेस, ये कोई कारोबार है, इस कारोबार को उन्होंने कुछ ऐसे रजिस्टर्ड करवाया है कि कारोबार और मालिकों के दरमियान सेपरेशन होगी। और ये जो लफ्ज मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, इस कारोबार की जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो चली गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। मेरे बच्चे अभी तक तो हमें ये पता है कि सर इस तरह का स्ट्रक्चर कहां पे होता है? बोला कंपनी के अंदर। और कंपनी किसको बोलते हैं? बोला जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के अंदर। और कंपनी लॉ क्या है? जो रिपील्ड लॉज जो इससे पहले थे मेरे बच्चे, वो सारे उसमें कवर हो रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट 2017 हमने डिस्कस किया तो 2017 में आया। इससे जो पहली कंपनी थी, क्या अब हम उनको कंपनी नहीं मानेंगे? कानून कहता है बिल्कुल वो भी कंपनी है, इसलिए लफ्ज डेफिनेशन उसने कंप्लीट कर दी कि कंपनी किसको बोलेंगे? जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या इससे पहले कंपनीज के लिए आने वाले कंपनी लॉ, क्योंकि लॉ तो यहाँ पे बेतहाशा है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है बजाहिर हमें समझ आ रहा है कि ये किसके लिए होता है? कंपनी के लिए। लेकिन मेरे बच्चे इस तरह का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कल, और भी बड़े सारे इदारे हैं वहां पे यही स्ट्रक्चर है। शायद कल हमने एग्जांपल ली थी, इवन देन आपका आई कैप, वहां पे भी यही स्ट्रक्चर है। आप भी किसी बॉडी के मेंबर बनने जा रहे हो, अगरचे उसके शेयर खरीद के लिए, वो एक मेहनत करके जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो। ऐसे ही मेरे यहाँ पे क्या बनना है देन? आई कैप के मेंबर। और आई कैप का मालिक कौन है? आई कैप के मेंबर। आप लोगों को नहीं पता? आप लोग क्या बनने जा रहे हो? आई कैप के मालिक बनने जा रहे हो, आप मेंबर बनने जा रहे हो। और कैसे बनोगे? शेयर खरीदोगे नहीं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती है वो भी कंपनी, उसका भी बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर है। आप मालिक होंगे किसके? आई कैप के।
कल अगर आई कैप के सर पे कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, क्या आप लोग मालिक पे करेंगे, मेंबर पे करेंगे? आपकी लाइबिलिटी होगी लेकिन लिमिटेड होगी। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आई कैप का भी है, लेकिन हम उसको कंपनी नहीं बोलते। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि जितने आपके यहाँ पे बैंक हैं, जितने बैंक हैं उनका भी यही स्ट्रक्चर है, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है यही स्ट्रक्चर है। हमने डिस्कस किया था एफबीआर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या कोई भी इदारे, इस तरह के बथेरे इदारे हैं जो मेरे बच्चे जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें मालिक अलहदा है, वो इदारा अलहदा है, और इदारे की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। लेकिन हम इनको कंपनी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2017 ये कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। या पाकिस्तान के अंदर बड़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हो गए, जो फॉरेन कंपनीज है खासतौर पे, किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है। मेरे बच्चे, उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का है। ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह की आपके सामने है। मालिक लहदा, बिजनेस लहदा, और बिजनेस की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में है? डायरेक्टर्स के। लेकिन मेरे बच्चे, हम उनको कंपनी नहीं बोलते। नेस्ले आप बोल देते हो कंपनी, लेकिन मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर वो कंपनी नहीं है। तो सर फिर वो क्या है? मेरे बच्चे, आज हम उसके लिए डेफिनेशन पढ़ेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट ने हर वो इदारा अपने अंदर समो लिया अपनी इस डेफिनेशन के अंदर जिसका स्ट्रक्चर कंपनी की तरह का हो, लेकिन वो कंपनी शायद हम उसको ना करें। कंपनी भी अपने अंदर ले आए। इसने कहा कि आज के बाद अगर जिसका भी ये स्ट्रक्चर होगा, जिसका ये स्ट्रक्चर हो, उसके बनाने वाले अलहदा हो, इदारा अलहदा से इंसान कंसिडर किया जाता हो, और उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और लोगों के हाथ में, जहां पर भी ये स्ट्रक्चर होगा उसके लिए लफ्ज हम बोला करेंगे कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? 3 तरह के लोग आ जाएंगे, 3 तरह के इदारे आ जाएंगे। कौन? कंपनी भी आ जाएगी। कंपनी का भी यही स्ट्रक्चर होता है। कंपनी के अलावा पाकिस्तान में खास कवानीन के तहत बनने वाले इदारे, जिस तरह ये जितनी मैंने एग्जांपल ली है उसके, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत बनते हैं। जिस एफबीआर का उसका अपना एक एक्ट है, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा, वहां पे इससे पहले सीबीआर हुआ करता था, उसकी जगह पे एफबीआर आया, तो उसका बता रखा है कि किस एक्ट के तहत सीबीआर बना, किस एक्ट के तहत वो एफबीआर बना। इसका मतलब क्या हुआ? एफबीआर का भी अपना एक्ट है, एससीसीपी है उसका अपना एक्ट है, आई कैप उसका अपना एक ऑर्डिनेंस है 1961, जिसके तहत ये बनाया और चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब इन सारे इदारों के अपने अपने कवानीन हैं, स्वाय ना के कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। याद रखोगे बेटा इस बात को। तो कंपनी किसको बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसको, ये देखो ये समझने के लिए है। ये ना हो कि किसी बैंक ने अपने नाम के बाहर साथ, या किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नाम के साथ बाहर कंपनी लिखा हो और जाके आप उनसे लड़ना शुरू कर, वही कंपनी का वर्ड रिमूव करो। मेरे बच्चे, वैसे वो बेवकूफी इस तरह की करते नहीं कि वो अपने नाम के साथ वर्ड कंपनी लिखे। मोस्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉर्पोरेशन। लेकिन फिर भी आपने अगर कोई इस तरह की गलती किसी ने कर भी दी हो और आप बड़े शदीद तरीके से पढ़ के गए हो यहाँ से ये चक्कर, तो मेरे बच्चे आप उसको माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको पास करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी लाइब्रेरी आई कैप की हुआ करती थी, वो साथ ही आदम जी इंश्योरेंस वाले थे। तो वहां पे फिर हम उसको देखा करते थे, आदम जी इंश्योरेंस वालों ने अपना नाम कैसे लिखा हो, क्योंकि वो कंपनी तो है नहीं, कंपनी तो लिख नहीं सकते अपने नाम के साथ। तो फिर आदम जी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे। लेकिन कई एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं, फलानी जगह पे ये इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है। मैंने कहा कि बेटा फिर वो ला के दिखा दीजिए, हो सकता है फिर अगर वो इंश्योरेंस वाले हो सकता है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन इंश्योरेंस का काम करने के लिए वो लेदर से मामला आते हैं सारे के सारे। पता नहीं उसके किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ उन्होंने। लिबर्टा आई कैप की फेवरेट डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? मतलब मैंने आपको कह दिया कि जहां पे मालिक और इदारा दोनों अलग अलग, और इदारा खुद से एक इंसान, और इस इंसान का मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा भाई? कंपनीज के अंदर भी यही स्ट्रक्चर है जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में। यानी कि आज के बाद कंपनी को आप बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो, इट्स क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में जो इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुए हुए मेरे बच्चे, वो सारी की सारी क्या है? वो कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। उसके बाद या मेरे बच्चे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो मुल्क से बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही हो, तो ये भी सारी की सारी क्या होंगी? बॉडी कॉर्पोरेट होंगी, कंपनी नहीं होगी। देखो आप पढ़ रहे हो मेरे बच्चे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में कंपनी शामिल है, लेकिन कंपनी मेरे बच्चे, कंपनी को आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते, याद रखिएगा। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी शामिल है, लेकिन किसी भी कंपनी को आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलना, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट होती नहीं, वो कंपनी कंपनी ही है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होगा? कंपनी भी होगी और मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनियां,
वो भी मेरे बच्चे बॉडी कॉर्पोरेट होंगी, लेकिन पाकिस्तान में वो कंपनियां नहीं कहलाएंगी। आज के बाद कहीं पे वो कह दे कि कोई फलाना इदारा है वो फलाने मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुआ है, फलानी कंपनी है, लफ्ज कंपनी बोलेगा, उस मुल्क के लिए कंपनी है। अच्छा देखो, कहता है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, उस मुल्क के कवानीन के तहत वो कंपनी ही है। जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें, भाई इंडिया में भी उनका अज्यूम कर लेते हैं, उनका भी एक कंपनी एक्ट 2016 है, इस तरह अज्यूम कर लें। उनका एक कंपनी एक्ट 2016 है, और इससे पहले भी उनके कुछ कंपनी लॉस हैं जिसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है। मेरे बच्चे, इंडिया में अगर कोई कंपनी हो जो कंपनी एक्ट 2016 के उनके तहत बनी हो, या उससे पहले लॉस के तहत बनी हो, इंडिया में क्या है, कंपनी। लेकिन वही कंपनी उठ के जब पाकिस्तान में आएगी क्या बन जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। इसलिए लफ्ज उसने लफ्ज यहाँ पे क्या बोला, कंपनी। वो कंपनी जो अपने मुल्क में कंपनी है, वो जहां पे भी बनी है, लेकिन वही कंपनी उठ के जब पाकिस्तान में आएगी हमारे लिए वो क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। इसलिए लफ्ज उसने साथ कंपनी बोल दीजिए ना, कहना कि सर ये कंपनी क्यों बोला है उन्होंने साथ, ये कंपनी नहीं लिखना चाहिए था। बेटा ये कंपनी इसलिए बोल रहे हैं कि उस मुल्क में वो कंपनी ही है, लेकिन हमारे मुल्क में वो कंपनी नहीं होगी। तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है। अच्छा, जो मुल्क से बाहर ही हो, बाहर ही रहे, हमें उससे कोई लेना देना, हमारा जिससे वास्ता पड़ेगा हम उसको देख रहे हैं कि ये कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है। ये ना कि यहाँ पे बैठ के दुनिया में जहां पर भी जो कंपनी हो उसको बैठ के बोलना शुरू कर दे वो बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। आपको उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपके मुल्क में कोई हो उसके लिहाज से देखो। या कहता कि बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, जो है बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन किस वजह से, क्योंकि उसके एक रेलिवेंट कानून ने उसको क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। जिस तरह अभी मैंने आपको बोला था, ये जितने नाम मैंने बोले थे ये सारे क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। और इनको बॉडी कॉर्पोरेट किसने बोला है, जिन कवानीन के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन कवानीन इनको बॉडी कॉर्पोरेट बोला है कि आप इनको क्या कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन कंपनी नहीं कह सकते इनको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अभी उसने आगे खुद एग्जांपल दे दी उसकी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बेतहाशा इदारे हैं जिनके अपने कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉज जो पहले थे उनके अलावा अपने एक्ट और ऑर्डिनेंस जिसके तहत वो बनाए और चलाए जा रहे हैं। वो जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे क्या कंसिडर होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर किस तरह का हो, ये हो, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, वो कॉर्पोरेशन खुद एक इंसान, लॉ उसको इंसान ट्रीट करता है। जहां पे लॉ इसको इंसान ट्रीट ना करता हो, अपने मालिकों से अलग इंसान, तो इसका मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो पार्टनरशिप होगी या कुछ इस तरह का नहीं। नहीं मैडम, अब ये पेपर में बार बार पूछता है। अच्छा बताएं, बॉडी कॉर्पोरेट में या बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन कर दो, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन शामिल होगा। पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी जितनी भी है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनी, उसके अलावा रेलिवेंट स्टैट्यूट के अंदर, जो पाकिस्तान स्टैट्यूट कानून को कहते हैं, पाकिस्तान में किसी रेलिवेंट अपने कानून के तहत जो उनसे रेलिवेंट हो, उस इदारे से रेलिवेंट हो, जो उस रेलिवेंट कानून के तहत बन के पाकिस्तान में कोई इदारा काम कर रहा हो, तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। लेकिन वो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ नहीं है, ये याद रखिएगा। ले बेटा, अब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। अगर 3 से 5 नंबर की डेफिनेशन दे देगा मेरे बच्चे, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और याद रखना एक्सेप्शन जहां पर भी आ जाए वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ले बेटा, 2 तरह के इदारों को बीच में से निकाल दिए, जहां पे खुद उसको कह के निकालना पड़ रहा हो, पक्की बात है यहां पे भी जो स्ट्रक्चर बनता था वो इसी तरह का था, स्ट्रक्चर इसी तरह का था, लेकिन कानून ने कह दिया कि हम इनके इस स्ट्रक्चर को नहीं मानेंगे। यानी कि सादा अल्फाज में हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान ले तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इदारे की और मालिकों की कोई लहदा हैसियत नहीं है। तो शायद इसमें इसके पीछे गवर्नमेंट की अपनी कोई मंतक होगी। शायद इसमें यह भी मंतक हो सकती है कि लोग क्या कर देते हैं, इदारे को आगे कर देते हैं, सर हमारा थोड़ी कसूर है, इस इदारे का कसूर है, इस इदारे को पकड़ो। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनका ये बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस ही खत्म कर दिया, ताकि कल अगर ये कुछ गलत करे हम किसको पकड़े, मालिकों को पकड़े, ना कि उस इदारे को। यानी कि जहां पे गवर्नमेंट के ये इल्जाम होंगे हम मालिकों को किस सजा देना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे शायद उनके जो बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस हम खत्म कर देंगे। ये 2 तरह के मेरे बच्चे इदारे हैं जो हकीकत में बनते बॉडी कॉर्पोरेट ही थे। क्यों, क्योंकि ये भी किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड हुए हुए पाकिस्तान के अंदर, जिनका अपना एक ऑर्डिनेंस है जिसमें ये रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन कानून ने कह दिया कि इनको हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। जब कानून ने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, तो एक्चुअली वो किस चीज से डिनाई कर रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर से। वो मालिकों को कारोबार से अलहदा होने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर कारोबार कुछ गलत करे तो हम पकड़ेंगे इसको, मालिकों को। याद रखोगे इस बात को। ये कौन कौन से, ये 2 तरह के इदारे मेरे बच्चे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन्होंने इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दी। अब अगली बात है कि सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती कैसी है। मेरे बच्चे, इसमें कुछ लोग मिलकर एक अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जहां पर उनका मकसद होता है सिर्फ अपने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को बेनिफिट देना। जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं,
एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनी हो, वो किसी खास कानून के तहत, वो भी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है बेटा। लेकिन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद क्या होता है? अपने उस सोसाइटी का भला सोचना, जो उसके मेंबर हैं। लेकिन साथ वाले जो सोसाइटी है उसमें चाहे जो मर्जी गलत हो रहा हो, उनको उससे कोई लेना देना, वहां पे सीवरेज का निजाम खराब हो, सड़कें खराब हो, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपनी सोसाइटी के अंदर अगर कुछ गलत होगा, वो उसके लिए कुछ इकदाम करेंगे। और जो वहां से कुछ एक्टिविटीज वो ऐसी करते हैं जहां से उनके पास पैसा भी आता है, जैसे ये जो वो जो इन सोसाइटीज के अंदर कोई कुछ चीज बेचने जा रहा है, वो फेरी वाले लोग जाते हैं, उन सबसे पैसे लेते हैं। सोसाइटी की अपनी कुछ दुकानें शिकानें होती हैं, एक्चुअली सोसाइटी के दुकानों के मालिक कौन है? वो सोसाइटी वाले। लेकिन वो किसके पास होती है? वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मेंबर उनके चुने होते हैं, उन्होंने सदस्य सुदर ये सारा कुछ, वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उनसे कोई पैसा वहां से भी आता है, रेंट वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करके हर घर से भी 2-2 हज़ार रुपया लेते हैं। और वो सारा पैसा लगाते किसके ऊपर है? दोबारा उन्हीं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। तो इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, अगरचे ये भी किसी खास कानून के तहत ही रजिस्टर्ड होती है। ये कॉन्सेप्ट शुरू होता था वहां पे, जहाँ पे कोई छोटे मोटे जो किसान लोग होते हैं बेचारे, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो हैवी किस्म की मशीनरी ये अकेला कोई किसान खरीद ले। तो किसान क्या करते थे? कुछ किसान मिल के आपस में कोऑपरेटिव बना के कोई हैवी मशीनरी खरीद के फिर जिस किसान को जरूरत होती थी वहां पे यूज कर लिया करते थे। लेकिन बेनिफिट किसको मिलता था? उन्हीं मेंबर्स को जिन्होंने मिलकर वो कोऑपरेटिव बनाई थी। तो उसी तरह का ये मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर एनी लॉ, रजिस्टर्ड है, इसका मतलब अगर किसी खास कानून के तहत ये इदारा बना था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। और इसको हम कहाँ पे रखते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में। लेकिन उन्होंने कहा हमने इसको बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं करना। तो एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे हैं? वो इस सोसाइटी के मेंबर्स को कसूरवार ठहराना चाह रहे हैं अगर कल इन्होंने कुछ गलत की। याद रखोगे इस बात को? या एनी अदर एंटिटी, इस लाइन को भी रहने दो। कहते हैं एनी अदर एंटिटी, इसके अलावा कोई भी इदारा विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा भी कोई और इदारा भी हो सकता है जिसको हमारा कंसर्न मिनिस्टर कहते हैं कि उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना तो नहीं मानना। अब वो कंसर्न मिनिस्टर कोई वजीर खजाना हो, चाहे कोई वजीर दाखिला हो, हमें उससे कोई लेना देना। बस उसने कह दिया कि जिससे रिलेटेड भी वो इदारा था, जिसके भी उसमें एम्बिट में आता था जो रिस्ट्रिक्शन, अगर वो कंसर्न मिनिस्टर किसी इदारे को कह दे कि भैया इस इदारे को हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, तो उसको भी नहीं मानना। अभी ये भी ये इदारे हैं कौन से, जरा देखिएगा इसको, जरा अगर हम खत्म करें। कहता है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 या एनी अदर कंपनी लो। यानी कि हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो किसी भी एंटिटी को, लेकिन किसको नहीं कह सकते? कंपनी के अलावा। यानी कि कंपनी के अलावा वो किसी भी इदारे को कह सकते हैं हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। भाई कंपनी के अलावा ऊपर इदारे थे ही कौन से जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते थे? दो तरह। दोबारा ऊपर आओ मेरे बच्चे। ऊपर कितनी तरह के इदारे हैं जिनको बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं? तीन तरह। उनमें एक क्या है? कंपनी। उसने कह दिया कि कंपनी को तो कंसर्न मिनिस्टर कह ही नहीं सकता हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुआ कोई भी इदारा होगा, जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं है तो जो पाकिस्तान के कानून के तहत कोई चीज बनी हो उसको कहे कि मैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता। तो कंपनी को तो वो ये डिनाई नहीं कर सकता ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। लेकिन कंपनी के अलावा कहता है एनी अदर एंटिटी, लेकिन कौन सी शामिल नहीं होगी? नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017। इस एक्सेप्शन में, यानी कि हम किसी एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे लेकिन उसमें कंपनी शामिल नहीं होगी, यानी कि कंपनी को आप बॉडी कॉर्पोरेट के स्टेटस से इनकार नहीं कर सकते। तो सर कंपनी को नहीं कर सकते तो पीछे रह कौन गया? ये दो इदारे। इन दो तरह के इदारों में से अगर किसी इदारे को भी, जो इन इन कवानीन के तहत बने हो, जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी कोई पाकिस्तान में काम कर रही हो, या पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत कोई इदारा रजिस्टर्ड है, उसको हमारा कंसर्न मिनिस्टर कह सकता है कि हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। लेकिन कंपनी को वो इस तरह बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से नहीं निकाल सकते। ये लाइन थोड़ी बहुत समझ आ रही? थोड़ा जरा किताबों से एक दफा रीड करो बेटा, रीड करें एक दफा, ये पूरी डेफिनेशन रीड कीजिएगा मेरे बच्चे। ले बेटा,
इधर ये एनालिसिस देखिएगा, समझाने के लिए है, लेकिन किताब में तो है, हो सकता है कोई यहाँ से कोई चीज आपको कोई पूछ ले, लेकिन बहरहाल कहता है द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें उसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यही आपको बात बताई है कि जहां पे लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाए उसका मतलब भी क्या होता है कि जहां पे कोई आर्टिफिशियल इंसान बना हो, और अगर कोई आर्टिफिशियल इंसान बना हो तो भाई उसका कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा, पक्की बात है। लेकिन जब इंसान, उसको आर्टिफिशियल पर्सन को आपने इंसान मान लिया तो वो अपने मालिकों से अलहदा ही हो। तो इस बेस पे मैं आपको समझा रहा था कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होती हैं इसमें यही स्ट्रक्चर होता है जो कंपनी वाला होता है। एंड देयर फॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी का क्योंकि यही स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो खुद से एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके मालिक अलग होते हैं, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है, इसलिए कंपनी भी हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट ही होगी। लेकिन इसके अलावा कोई और इदारे भी थे, वो दो तरह के। कहता however the definition of body corporate is broader and in addition to companies registered in Pakistan it also include, ये वही उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर की बातों को सादा अल्फाज करके लिख रहे हैं बस, लीगल वर्डिंग के अलावा नोट्स की शक्ल में। कहता है इट आल्सो इंक्लूड कंपनीज रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्रीज एंड स्टेटरी बॉडी कॉर्पोरेट्स। अच्छा, ये तीसरे लफ्ज में ना आप खाली ये लफ्ज भी लिख सकते हो, ये जो ये लिखा हुआ ना इतनी बड़ी लाइन, आप खाली चाहे इतनी बात लिख दो वहां पे स्टेटरी बॉडी कॉर्पोरेट्स फॉरेन, ये या ये कह लो कि कंपनी रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्रीज, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लिख दो, स्टेटरी बॉडी कॉर्पोरेट्स। इसका यही मतलब होता है जो पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत कोई बॉडीज रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका एक अपना एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, जिसके तहत उसको बनाया और चलाया जा रहा है। तो उसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का होता है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद एक इंसान, जो भी उसके मालिक होंगे, उसके मालिक कौन है बता आप लोग, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मालिक कौन है, आप लोग, या जिनके साथ आज आपका मैच है, जिनके साथ आज आपका मैच है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, क्या नहीं बेटा, कहता होएवर द फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी दो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक होगा वो जो निकाले थे उसको। अच्छा देखिए दर्ज ये लाइन पढ़िएगा, सादा करके लिखा हुआ है इसी पॉइंट को, ये जो एक्सेप्शन थी उसको थोड़ा थोड़ा सादा करके लिखा हुआ। कहता है कि होएवर फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी 2017 एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कभी बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट में आल्सो एक्सक्लूड ए फॉरेन कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन कंपनी को नहीं निकाल सकते। किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी या फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल सकता है कंसर्न मिनिस्टर, लेकिन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंपनी लॉ तो पढ़ रहे हैं। किसी और इदारे में हो सकता है इनको भी वो मानते हो, बॉडी कॉर्पोरेट ही मानते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ में कोऑपरेटिव को और जिसको कंसर्न मिनिस्टर कहते हैं हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और कानून में वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। याद क्या करना है मेरे बच्चे, ये सारा अच्छे तरीके से बेटा। टाइप्स ऑफ कंपनीज, अच्छा बेटा यहाँ पे समझाने के लिए बस मैं ये कुछ कंपनीज की टाइप्स आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम इसको एक एक करके रीड करेंगे, बस समझने के बाद देखिएगा ये स्लाइड आपके सामने। अगर हम कंपनीज की टाइप्स की बात करें मेरे बच्चे, कंपनीज ये इनकॉर्पोरेशन वाला रहने दें, लायबिलिटी के लिहाज से और कंट्रोल को भी रहने दें। लायबिलिटी के लिहाज से दो तरह की कंपनीज हो सकती है मेरे बच्चे, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी और एक होगी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। अगर तो मेरे बच्चे अगर हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, वो तो कहते हैं पाकिस्तान में रेयर है, और हमारे सिलेबस में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी का कोई लेना देना है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम उसको क्यों डिस्कस करें, अगर कहीं पे होती तो हम देखते उसको। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आपको काम करने की इजाजत ही नहीं होती, यानी कि सम टाइम गवर्नमेंट कहती है ये फलाने सेक्टर में अगर आप कंपनी बना के काम करना चाहते हो हम आपको काम करने नहीं देंगे। वो कहते हैं क्यों, कहते हैं हम आपको लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इस सेक्टर में हम आपको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम करने नहीं देंगे। तो सर कैसे देंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखो आपकी। तो कुछ जगहों में यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मजबूरी में कुछ जगहों पे बनाई जा रही होंगी, जहां पे शायद गवर्नमेंट मना करेगी कि हम यहाँ पे, जैसे इवन आप हो, आप लोगों को कंपनी बनाने की इजाजत ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करने की इजाजत ही नहीं होगी। कल अगर आप कोई प्रैक्टिस करते भी हो, कोई ऑडिट इस तरह की सर्विस देते हो, तो मेरे बच्चे उसकी उसमें आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो क्योंकि अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बना लोगे तो कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट कर ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चे क्या होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी रेयर होती है, बस जहां पे मजबूरी हो लोग बनाते हैं, अदरवाइज नहीं होती। तो है ही कंपनी मोस्टली कौन सी, लिमिटेड लायबिलिटी में।
अब जब लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी दो तरह से हो सकती है मेरे बच्चे, एक लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का तो मेरे बच्चों ने पहले देख लिया, एक कंपनी है उसका हमने डिस्कस किया था, उसका ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपया है, हमने उसको 10-10 रुपए के 10,000 शेयर में डिवाइड करके रखा हुआ। अब कोई बंदा इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है कि मिस्टर ए इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, मुझे बताओ इसको क्या एडवाइस करोगे, कैसे बन सकता है उसका मेंबर? हम उसको कहेंगे सर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। मान लो कि ये इस कंपनी के 10 शेयर खरीद लेता है, 10 रुपए का एक, तो ये क्या करेगा, इस कंपनी में 100 रुपया लगा देगा और ये क्या बनने का, इसका मेंबर बन जाएगा। कल अगर ये कंपनी डूब जाती है तो मेरे बच्चे इसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, इस 100 रुपए तक। अगर सारा पे कर दिया तो मजीद कुछ नहीं पे करेगा। अगर कुछ पार्टली पेड शेयर होते तो ये क्या करता, रिमेनिंग अमाउंट पे कर देता। तो इस तरह की कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हो, यानी कि शेयर की अमाउंट तक लिमिटेड हो, उसको कहते हैं, ये कौन सी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। लेकिन मेरे बच्चे कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जहां पे शेयर कैपिटल होता ही नहीं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो आपके सामने जहां पे शेयर कैपिटल हो ही ना, सर ये कैसे हो सकता है? पहले एग्जांपल के तौर पे हम कह लेते हैं कि आपके सामने आई कैप है, ये मिस्टर ए इस आई कैप का मेंबर बनना चाह रहा है। भाई बताओ, आई कैप के पास शेयर तो नहीं है, अगर आप उसके मेंबर बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते थे? अगर उसके पास शेयर्स होते तो क्या करते, आप उसके शेयर्स खरीद लेते, आप उसके मेंबर बन जाते। लेकिन बताओ क्या आई कैप के शेयर्स हैं? तो अगर आप आई कैप के मेंबर, जो कि आपका मकसद है, इसी मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मुझे बताओ अगर ये मिस्टर ए आई कैप का मेंबर बनना चाहता है, क्या करें? सीए में एडमिशन ले, सारे 21 पेपर पास करें, 3.5 साल के आर्टिकल्स, कोई 3-4 तरह के हैंड्स ऑन कोर्सेज, तो उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा कि ये आई कैप का मेंबर बनने का अहल होगा। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर ऐसी कंपनी हो जिसमें शेयर कैपिटल ना हो, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी को, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स ना हो, मेंबर तो उसके भी होते हैं, तो सर उसके लोग मेंबर कैसे बनते हैं? मेरे बच्चे, उसका मेंबर बनने के लिए प्रोसेस होता है। उसका मेंबर कैसे बना जाता है? प्रोसेस फॉलो करके। वो आपको प्रोसेस देंगे, सर ये हमारा प्रोसेस है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इतनी फीस फलानी फलानी जगह पे, अगर कहीं पे ये पेपर वाली रिक्वायरमेंट ना हो, तो जहां पे हम तो डिस्कस कर रहे एग्जांपल देते हैं कि आई कैप का अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आई कैप का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरह की कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है। ये बातें सारी याद रखनी है मेरे बच्चे। ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, इसके मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है, जिस बंदे का नाम भी इस रजिस्टर में आ जाता है वो इस कंपनी का मेंबर कहलाता है। जब आपका नाम भी आई कैप के मेंबर्स की डायरेक्टरी में आ जाएगा, आप उसके मेंबर कहलाएंगे। जब तक उस डायरेक्टरी में नाम नहीं आ रहा, उस रजिस्टर में नाम नहीं आ रहा मेंबर्स के, उस वक्त आप उसके मेंबर नहीं हो। तो मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए इस मेंबर के रजिस्टर में अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकता है? उसका प्रोसेस फॉलो। लेकिन जब ये प्रोसेस फॉलो करके अपना नाम दर्ज करवाने जा रहा था ना इस रजिस्टर के अंदर, हमने इसके सामने, अज्यूम कर लो, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसके सामने हमने एक स्टाम्प पेपर रख दिया, एक स्टाम्प पेपर रख दिया। कहता सर ये क्या है? हमने कहा कि इसके ऊपर आप एक गारंटी दो। कहता सर किस चीज की गारंटी? हमने कहा कि कल जब ये कंपनी वाइंडिंग अप होगी, जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उस वक्त अगर इसके एसेट्स, इसकी लायबिलिटी पे करने के लिए कम पड़ रहे होंगे, आप अपने घर से लाके हमें 1 लाख रुपया दोगे, इस बात की गारंटी दो। अब ये कंपनी है ही गारंटी लिमिटेड, तो बेटा डेफिनेटली अगर वो मेंबर बनने जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। मिस्टर ए ने क्या कर दिया, इसकी ये 1 लाख रुपए की गारंटी दे दी कि कल जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो मिस्टर ए घर से कितने पैसे ला के देगा? 1 लाख रुपए। तो बेटा अब याद रखिएगा, ये जो 1 लाख रुपया है, जब तक ये कंपनी चल रही है मिस्टर ए को ला के देने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर ए कब ला के देगा इसको? जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उससे पहले इसको पे करने की ना ही कंपनी मांग सकती है, ना ही वो पे करने के लिए लायबल है। और वाइंडिंग अप के मौके पर भी तब पे करेगा अगर उस कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी पे करने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो फिर वो कंपनी मेंबर से पूछेगी चलो भाई जितनी जितनी आप लोगों ने गारंटी दी थी उतने उतने पैसे ला के दो। इस तरह की कंपनी को हम कहते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी है लिमिटेड, वो किस लिहाज से है? शेयर्स के लिहाज से नहीं, बल्कि गारंटी की अमाउंट तक है। याद रखोगे? तो गारंटी लिमिटेड कंपनी में कोई बंदा मेंबर कैसे बनता है? उसका प्रोसेस फॉलो करके, और जब प्रोसेस फॉलो करके उसका मेंबर बन रहा होगा, साथ वो क्या करता है? गारंटी देता है। और ये गारंटी की अमाउंट उसने कंपनी को लाके कब जमा करवानी होती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और वो भी किस सूरत में? अगर उस कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी पे करने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो वो कहेगा चलो भैया। अच्छा, फिर उस वक्त अगर लायबिलिटी, मान लो कि लायबिलिटी है उसके ऊपर 1 मिलियन की, और उसके एसेट्स हैं मेरे बच्चे सिर्फ 4 लाख रुपए के, और ये गारंटी की अमाउंट सारी इकट्ठी की हमने, वो टोटल 2 लाख हुई, अभी भी 4 लाख रुपया उस कंपनी के सर पे है। क्या मेंबर से मजीद मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी, कहां तक बोला? गारंटी की अमाउंट तक। उसके बाद वो मजीद किसी चीज के लिए लायबल नहीं।
तो बेटा आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि किसी गारंटी लिमिटेड कंपनी में मेंबर बनना है तो क्या बताओगे उसको? उसका प्रोसेस फॉलो करो, और उसकी निशानी क्या है कि वो बंदा उस कंपनी का मेंबर बन गया, उसके रजिस्टर पे उसका नाम होना चाहिए। और गारंटी लिमिटेड कंपनी में ये जो गारंटी की अमाउंट वो शुरू में वो हलफ दे देगा कि मैं गारंटी की अमाउंट ला के दूंगा, ये गारंटी की अमाउंट कब ला के देगा? वो एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, अगर उसके एसेट्स कम हो लाइबिलिटी पे करने की। याद रखोगे इस बात को। तो मेरे बच्चे लाइबिलिटी मेंबर्स की लाइबिलिटी दो तरह से लिमिटेड, और आपके लिए भी यही है। आज क्या खुदा ना खासा कल डूब जाता है, हालांकि आपने उसको इतना पैसा दे रखा है वो डूबेगा नहीं, बहुत पैसा उसके पास। आप लोग जो बार बार माशाल्लाह एक एक पेपर को खुदा ना खासा तीन तीन चार चार दफा उनको कमेटियां लगा रखी हैं उनकी, तो उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ, आपकी सोच है। तो यकीन करो उनको खर्चने को जगह नहीं मिलती। वो बेचारे क्या करते हैं, वो कभी वो मेंबर्स की फैमिली का गेट टुगेदर, कभी कुछ, कभी वो सारा दिन कोई 6-7 सीनियर सफेद बाल वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई एक गेंद को दूर फेंक के 4-5 स्टिकें उठा के उसके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, गोल्फ खेल रहे हैं। तो ऐसी चीजों पे लगाए जा रहे हैं वो पैसे, उनको समझ नहीं आ रही है ये पैसा हम लगाएं कहाँ। अच्छा, हम अच्छी खासी गेम खेलते हो, कहते हैं फजूल एक्टिविटी है। खुद एक गेंद है, उसको मारेंगे और चल पड़ेंगे उसको ढूंढने के लिए, ये भी गेम है। और इतना उनको इतना उसका वो क्या एडिक्टेड है वो, उनका पता नहीं दिन नहीं गुजरता जब तक वो गेम ना खेलने जाए। लेकिन आप देखोगे दूर बैठे हुए आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या है, लेकिन पता नहीं वो अमीरों वाली गेम होगी कोई। हमें क्या पता है इस चीज से, हम तो गरीब लोग हैं। यही छोटे छोटे गरीब इंशाल्लाह कल अमीर होंगे, ये भी वहां पे रजिस्टर्ड होंगे, ये भी वहां पे सारा दिन सेल्फियां वहां तस्वीरें ले लेके दुनिया को जलाएंगे। ये देखो भाई, खेलो तुम अकेले खेलो, तस्वीरें लगाने का क्या तुम है? क्या है, क्या लगाने? नहीं बेटा, किसी भी कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी दो तरह से लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी। अगर तो किसी कोई कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, वहां पे लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी? शेयर्स के अमाउंट तक। और अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल हो ही ना उसमें, तो वहां पे लायबिलिटी किस तरह लिमिटेड होगी? अच्छा, कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है, तो देखिएगा, एक कंपनी है, वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो है गारंटी लिमिटेड लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल। अब मिस्टर ए को इसका मेंबर बनने के लिए, एक तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो उसने 100 रुपए के चलो 10 शेयर भी खरीद लिए 100 रुपए के, चलो 10 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए के उसने शेयर भी खरीद लिए, और साथ उसने क्या कर दिया, 20 रुपए की गारंटी भी दे दी। तो ऐसी कंपनी जो गारंटी लिमिटेड, यानी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल, हो सकती है। अगर तो प्योर गारंटी लिमिटेड हो फिर सिर्फ सिर्फ गारंटी दे दी आपने। अगर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल हो, फिर शेयर्स और गारंटी दोनों। तो यहाँ पे गारंटी के अमाउंट कब ला के देनी है आपने, और शेयर्स के अमाउंट कब पे कर दी होगी? जब शेयर्स लिए, वो तो तभी पे कर दिया होगा। यानी कि वो भी तब ला के दोगे जब वो कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। हाँ, वो तो मेरे बच्चे अलाउ ही नहीं, आपको मिलेंगी तब शेयर जब आप उसका पूरा पे कर दोगे। याद रखोगे मेरे बच्चे, ये दो तरह की कंपनी। क्या आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? नहीं बेटा, लिमिटेड बाय गारंटी एक ही तरह की कंपनी होती है, वो होती है हमेशा पब्लिक। इसमें प्राइवेट और पब्लिक का कोई रौला नहीं। गारंटी लिमिटेड हमेशा क्या होती है बेटा, ये पब्लिक ही होती है। लेकिन जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, ये मेरे बच्चे पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अब उसने इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं। वो कहता है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट ना हो। पब्लिक कंपनी ऐसी होगी जो प्राइवेट ना हो। जिन बच्चों ने टैक्स पढ़ रखा है या जो पढ़ रहे हैं, कल भी शायद हमने जिक्र किया था कि टैक्स में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। टैक्स में कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी वो होगी जो पब्लिक ना हो, और वहां पे पब्लिक कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है। जबकि यहाँ पे कहता है कि पब्लिक कंपनी वो होगी जो प्राइवेट ना हो, और प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन किया गया। तो कोई बंदा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले, अच्छा वहां पे ध्यान रखिएगा, फर्म्स के जब इंडक्शन हो रही होती है वहां पे ये सवाल बहुत करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे टैक्स के लिहाज से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पूछ रहे हैं या कंपनी एक्ट 2017 के तहत पूछ रहे हैं। क्योंकि मैनेजर है, अगर उसको ये है, आपको पता है, आप लोगों को तंग करना, खुद सोचो आप वहां पे एक कुछ चीज मांगने के लिए बैठे हो, तो फकीर की कोई इज्जत होती है? तो जब सामने बैठे हो जैसे मर्जी सवाल करे, आपको तंग करेगा, वो डांटेंगे, आप ये क्या करोगे, कल किसी और ने बुला लिया तो फिर क्या करोगे? कहते सर बुलाएगा तो मैं कुछ करूंगा ना, फिलहाल तो आपके पास बैठा हूँ। लेकिन वो ऐसे ऐसे उसको ट्रीट करेंगे जैसे खुदा ना खाता ये पता नहीं कोई भिखारी आके इनके पास बैठा। वो होते भी भिखारी ही, तरले मिन्नत रेफरेंस लड़ा लड़ा के वहां तक पहुंचे। लेकिन बस, तो अगले बंदे की मेरे बच्चे कुछ ना, यही आप कर लो, आप भी करेंगे, क्योंकि साथ में कभी बहुत थी मेरे बच्चे।
और आप तो उससे भी बुरा करेंगे मेरे बच्चे। ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है अगले बंदे को जलील करने की। आपको थोड़ा सा जलील किया आपने, उसमें मजीद थोड़ा सा मसाला डाल दिया और लोगों को थोड़ा सा और जलील कर दिया। जैसे पता नहीं हमारे टीचरों ने हमें थोड़ा बहुत इसी तरह टॉन्ट किया होगा, हमने थोड़ा सा उसमें और मकदार बढ़ा दिया। कल आप भी इंशाल्लाह टीचर बनेंगे तो आप थोड़ी सी और मकदार बढ़ा देंगे। नहीं बेटा, तो बताइएगा प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जो प्राइवेट ना हो। अब मेरे बच्चे पब्लिक कंपनी को डेफिनेशन को समझने के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? प्राइवेट। कहता प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसपे 3 तरह की मान लो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन है। अच्छा, एक लफ्ज होता है प्रोहिबिशन, एक होता है रिस्ट्रिक्शन। बेटा प्रोहिबिशन ऐसा लफ्ज होता है जो काम आप सिरे से कर ही ना सकते हो, उसके लफ्ज बोलते हैं प्रोहिबिशन, जिसके लिए कोई वो नहीं होती, कोई राह नहीं है कि अगर ये कर लोगे तो ये चीज अलाउ हो, नहीं। जो सिरे से आप काम कर ही ना सकते हो उसके लफ्ज क्या बोलेगा? प्रोहिबिटेड। और जो काम हो सकता हो बस कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो उसके लफ्ज क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपके लिए किसी भी जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसके ऊपर साइन करना आप उसके लिए प्रोहिबिटेड। अगर अभी आप किसी रिपोर्ट के ऊपर साइन करना चाहते हो तो आप प्रोहिबिटेड हो। ये अल्फाज आपके लिए बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सर पहले आप पेपर पास कर लो, आप लाइसेंस ले लो, आप उसके ऊपर साइन कर दीजिए, इट्स ओके। ये नहीं कि आप कर ही नहीं सकते उसके ऊपर साइन। हाँ कंपनी प्रोहिबिटेड है, कंपनी सिरे से ऑडिट कर ही नहीं सकती, साइन करना तो बड़ी दूर की बात। समझाने के लिए बात करूं तो रिस्ट्रिक्टेड वो काम होगा जो कर सकते हो लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, और प्रोहिबिटेड आप काम कर ही नहीं सकते। तो 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है कि चलिए एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है, एक प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज के ऊपर? शेयर ट्रांसफर के ऊपर, कि कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर जो उसके मेंबर हैं वो अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके ऊपर पाबंदी होती है। क्यों क्यों मेरे बच्चे पाबंदी होती है? क्योंकि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर हैं और ऑलरेडी हम उसके कोई 30 मेंबर हैं, मैंने अपने 100 शेयर दो दो करके 50 और लोगों को भेज दिए, तो उसके टोटल मेंबर मेरे बच्चे खाली 50 लोगों को तो मैंने ही शेयर भेज दिए हैं, तो उसके मेंबर की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कहा हुआ कि उसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर हमने क्या लगाई हुई है? रिस्ट्रिक्शन। जैसे अगर कोई मिस्टर ए है, किसी प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, इसकी डेथ हो जाती है, मेरे बच्चे इसके शेयर ट्रांसफर होकर इसके बच्चों को जाएंगे, लेकिन उसका तरीका कार है कि किस तरह आगे ट्रांसफर होंगे ये भी देखेंगे। अगर मान लो कि पहले से उसके 49 मेंबर्स हों उस कंपनी के, प्राइवेट कंपनी, उसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिस्टर ए के 2 बच्चे हैं, ये नहीं होगा मिस्टर ए की डेथ होगी उसके जो शेयर्स हैं इन दोनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नहीं नहीं। फिर हम कहेंगे सर आप ट्रांसफर होंगे लेकिन किसी एक बच्चे को ट्रांसफर होंगे ताकि मेंबर की तादाद 50 से ना हो। क्या रखोगे इस बात को? यानी कि खाली बस इतना दिमाग में रखना है कि प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, जिसके शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो। पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है। ये रिस्ट्रिक्शन कहां पे लगी होगी? हम पढ़ेंगे जाके आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ने रोका होता है कि भाई अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं करना, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके फिर शेयर ट्रांसफर करनी। इस दूसरी क्या है, इसमें लिमिटेशन होती है मेंबर्स के ऊपर। इसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मेरे बच्चे आप लिखने लिखने की बच्चा नोट ना करो, ये सारा कुछ आगे लिखा हुआ है, अगर कुछ इजाफी लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। लिमिटेशन, लिमिटेशन किस चीज की होगी? इसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। और जब मेंबर्स की तादाद आपने काउंट करनी है, वो कहता है उसमें 2 तरह के लोगों को काउंट करते हुए एहतियात कीजिएगा। एक तो इंप्लॉई आपने काउंट ही नहीं करने, उसके इंप्लॉई काउंट नहीं करने। दूसरा, अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर हो। जॉइंट शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे किसी कॉलेज से एक बच्चा लेक्चर खरीदता है, चले इस तरह ना करो, ये एक बच्चे नहीं खरीदे, 5-6 गरीब बच्चे इकट्ठे हो गए एक लेक्चर खरीद देते हैं किसी कॉलेज से, हम इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट लेक्चर होल्डर। ये क्या होंगे? जॉइंट लेक्चर होल्डर। यानी कि 6 बच्चों, लेकिन कॉलेज के पास कितने नजर आ रहे होंगे? एक। लेकिन बैकएंड पे कोई पूरे मोहल्ले ने खरीद रखे हैं वो सारे मिलकर। ये आम होता है, ये तो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट लगाते हैं, मैं फलाने टीचर की क्लास खरीदने जा रहा हूँ, जो जो हिस्सेदार बनना चाहता है आज। तो ऐसे ऐसे नेकी के काम हैं, बेशर्मियां हैं। और कॉलेज बेचारे अभी सत्यानाश हुआ पड़ा है कॉलेज का। तो इनके कम ही हैं जो कॉलेज अभी गोइंग कंसर्न में। नहीं तुम्हारा था तो 1 साल बाद देख लीजिएगा, कई कॉलेजेस मार्केट से खत्म हो जाएंगे, पक्की बात है। अगर साल के अंदर अंदर कुछ और कॉलेजेस बंद होने जा रहे हैं, वो गोइंग कंसर्न में नहीं है। गोइंग कंसर्न का पता नहीं क्या होता? क्या होता? 12 महीने में नहीं चलेंगे, जो उनका गोइंग कंसर्न नहीं है। खैर आप सोचना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ही जाओगे। नहीं बेटा, तो देखिएगा
मेंबर्स की तादाद कितनी हो सकती है प्राइवेट कंपनी के अंदर? 50। और जब 50 मेंबर काउंट करने हैं, उसमें इंप्लॉय काउंट नहीं करने। हाँ, इंप्लॉय अगर शेयर होल्डर भी हो, ये ना हो कि उसको भी नहीं काउंट करना, फिर उसको शेयर होल्डर के तौर पे आप काउंट करोगे, याद रखोगे इसको। अच्छा, उसके बाद कहता है अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर हो, कुछ गरीबों ने मिलकर 100 शेयर खरीदे हुए कंपनी के, 10 बंदों ने मिलकर कंपनी के 100 शेयर खरीदे हुए, मिलकर मिलकर खरीदे हुए, लॉ इनको कहता है ये ज्वाइंट शेयर होल्डर है। और ज्वाइंट शेयर होल्डर को वो कहता है चाहे जितने भी हों जिन्होंने मिलकर शेयर खरीदे हों, हम उनको एक ही ट्रीट करेंगे जब मेंबर्स को काउंट करेंगे। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर कितने ट्रीट होंगे? एक। यानी कि अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी उसके 49 मेंबर्स हैं और 10 ज्वाइंट शेयर होल्डर भी हैं, 10 ज्वाइंट शेयर होल्डर भी हैं, तो ये 10 के 10 मिला के कितने काउंट होंगे? एक। तो एक्चुअली कितने हैं उसके मेंबर? 50। याद रखोगे बेटा, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को कितना काउंट करना। इसमें ज्वाइंट शेयर होल्डर की ना एक नामों की एक लिस्ट होती है, वैसे मैं बता दूं, कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स की उसमें लिस्ट में ज्वाइंट शेयर होल्डर सबका नाम आ रहा था, लेकिन जो कंपनी जिसको इज्जत देती है ना, उस बंदे को देती है जिसका नाम टॉप पे आ रहा था, बाकी सारे वैसे ही बस नाम लिख दिया होता। लेकिन जो इज्जत मिलती है कंपनी की निगाह में किसको मिलती है? वो जो एक बंदा जो सबसे टॉप पे नाम है ना, एक्चुअली वही काउंट हो रहा है, नोटिस उसको जाएगा, सारे मामला उसी के साथ हो। खैर, ले बेटा, आखिर पे है प्रोहिबिशन। पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में जाके अपने शेयर ऑफर नहीं कर सकती। देखो, इसमें वो ना करना, कंफ्यूज ना करना। जो पहला था वो एक कोई भी जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उसको शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि सर अगर आप शेयर ट्रांसफर करना, हम सब लोग यहाँ पे सीएफए के शेयर होल्डर बैठे हुए, हमें से अगर कोई बंदा किसी और को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके ऊपर क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर हम सीएफए की प्राइवेट कंपनी है और कल जाके हम अखबारों में इश्तिहार दे रहे हो कि आए हमारे शेयर खरीदने, ये प्रोहिबिशन। सीएफई अगर प्राइवेट कंपनी है, ये कभी भी पब्लिक को जाके शेयर ऑफर कर ही नहीं सकती। और वैसे भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे, पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाते हैं हमेशा प्रोस्पेक्टस के जरिए, प्रोस्पेक्टस के जरिए। और प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है सिर्फ लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। वो करेगी तो उसके लिए हम देखेंगे उसको क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? खुद सोचें कि सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी जाके पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के जरिए इन्वाइट कर सकते हैं हमारे शेयर खरीदने, तो प्राइवेट कंपनी की तो औकात ही क्या। इसलिए प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को जाके इनवाइट नहीं कर सकती कि आने हमारे शेयर्स के लिए। और अगर वो पब्लिक आ गई तो मेंबर तो 50 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो पब्लिक को तो धोखा ही दिया ना। तो इसलिए क्यों लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो? इसलिए मना कर दिया कि आपने पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर। ये ऐसे ही जैसे आपने ऐलान कर दिया कि आज भैया फलाने दिन की जो अफ्तारी है वो मेरी तरफ से, ओपन ऐलान कर दिया और 4 खजूरें लेके वहां पे बैठे हो आप। खुद सोचे मेरे बच्चे, जो लोग आए हैं इस रोजे के साथ क्या हशर करेंगे आपको हैं? हाँ, पानी तो अनलिमिटेड है। हाँ, ये तो सही कह रहा है वैसे, क्योंकि गरीबों के पास सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, हमें हलाल सिखाते हैं बेटा। नहीं बेटा, अगर कल वो आपसे पूछ ले कि सर पब्लिक कंपनी क्या होगी जो प्राइवेट ना हो, और प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी? जिस जिसके मेंबर्स पे शेयर ट्रांसफर करने को रिस्ट्रिक्शन हो, जिसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो सकती हो, और जिस कंपनी को पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने के ऊपर प्रोहिबिशन हो, तो ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे प्राइवेट है। अच्छा, अगर अज्यूम करो पास पेपर में आपको ये चीज नजर आई, वो कहेगा कि कंपनी के मेंबर सोच रहे हैं हम इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में, या प्राइवेट कंपनी, चले इस तरह कर लो, हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं। आपके लेवल पे आपने अपनी किताब से बाहर नहीं सोचना कभी भी। हालांकि इसका पूरा प्रोसेस होता है जो सी फाइनल में जाकर पढ़ोगे आप, लेकिन आपने अपने सिलेबस से बाहर नहीं सोचना। उसने बोला कि प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट करना है? पब्लिक में। इसका प्रोसेस बताओ। तो इसका प्रोसेस सिर्फ हमें यही बताना है, उसमें से ये 3 रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दो, प्रोहिबिशंस। यानी कि शेयर ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दो, मेंबर्स की जो 50 की लिमिट थी वो खत्म कर दो, और पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने की प्रोहिबिशन खत्म कर दो। आर्टिकल्स में ये चेंज कर दो कि वही प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी, और अगर पब्लिक कंपनी में 3 चीजें ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी? प्राइवेट। अगर इस तरह की चीज पूछ ले तो मेरे बच्चे यही से आंसर कर दीजिएगा उसको। आप पढ़ क्या रहे हो? टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमने डिस्कस किया कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, लायबिलिटी के लिहाज से भी हो सकती है अनलिमिटेड। हमने कहा कि अनलिमिटेड तो होती को नहीं, लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड को देख लो। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। शेयर कैपिटल में शेयर जितने खरीदोगे उस लिहाज से लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और गारंटी में जितनी आप गारंटी दो। और वो भी हमने सारा सीख लिया कि गारंटी लिमिटेड कंपनी में कैसे लोग मेंबर बनते हैं, क्योंकि शेयर तो होते नहीं, तो उसका नाम, अपना नाम आपने क्या करना है, उसके प्रोसेस को फॉलो करके उसके रजिस्टर में दर्ज करवाना है, और फिर एक गारंटी की अमाउंट देंगे कि इतनी मैं कल आगे जमा कराऊंगा। और वो कब जमा करवानी है आपने? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।
नहीं बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी हमेशा पब्लिक होती है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। और प्राइवेट पब्लिक कौन सी होगी? जो प्राइवेट ना हो। और प्राइवेट कौन सी होगी? जिसपे शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, मेंबर्स की तादाद पे लिमिटेशन हो, और शेयर पब्लिक ऑफर करने पे प्रोहिबिशन। अब मेरे बच्चे एक और चीज देखिएगा, प्राइवेट कंपनी मजीद दो तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी दो तरह की होगी, एक होगी सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी की कितनी टाइप्स हुआ करेंगे? दो, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? मजीद ये भी दिमाग में रखिएगा, एक बंदे की कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक बंदे की कंपनी किसकी टाइप है? प्राइवेट कंपनी। तो सिंगल मेंबर अगर कोई एक बंदा कंपनी बना रहा होगा, हमेशा मेरे बच्चे वो कौन सी होगी? प्राइवेट। और जहां पे एक से ज्यादा तादाद हो और वो पब्लिक ना हो, तो पक्की बात है वो क्या होगी? वो प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर। यही नाम बोला करने हैं उसने, सिंगल मेंबर या अदर देन सिंगल मेंबर। प्राइवेट में, पब्लिक में ऐसे नहीं हो सकता मेरे बच्चे, वहां पे सिंगल मेंबर अलाउ नहीं होते, वहां पे कम से कम 3 मेंबर अलाउ होते। लेकिन मेरे बच्चे प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी एक बंदे की और अदर देन सिंगल मेंबर दो बंदों की। इसका मतलब पब्लिक कंपनी बनाने के लिए भी कम से कम कितने लोग चाहिए? 3। बेटा उसके बाद देखिएगा, पब्लिक कंपनी भी मजीद इसकी कुछ टाइप्स होती है, जैसे पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। हमारी क्लास कितने बजे तक है? बस 5-7 मिनट है। नहीं बेटा, तो देखिएगा, लिस्टेड कभी स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना आपने? जैसे कल भी शायद हमने जिक्र किया था कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली क्या है? शेयर्स की मंडी है, ऐसे में रोचे। और हमने डिस्कस किया था उस मंडी के ऊपर वही जाके अपने शेयर्स खरीदो फरोख्त करेंगे जो अपने शेयर्स को वहां पे लिस्ट कराएंगे या रजिस्टर्ड कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज जो शेयर्स नहीं बोलेगा, लफ्ज बोलेगा सिक्योरिटीज। क्या लफ्ज बोला करेगा? सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज क्या होती है वैसे? अगर लफ्ज वैसे कोई लफ्ज बोले सिक्योरिटी, होती क्या है? हर वो कागज का टुकड़ा जिस पर आप लोगों से पैसे लेकर, वो कागज का टुकड़ा जिस किसी को दे दो ना, यानी कि जिससे भी पैसे वसूल करें कि उस बंदे से पैसे वसूल हो गए, उसके बदले में आप उसको कागज का टुकड़ा दे दो। ये कागज का टुकड़ा क्या होता है? सिक्योरिटी। कंपनी से जब शेयर्स खरीदते हो, बदले में क्या मिलता है? कागज का टुकड़ा। कंपनी को जब उधार देते हो, बदले में क्या मिलता है? कागज का टुकड़ा। जब उधार देते हो, जो कागज का टुकड़ा मिलता है उसको डिबेंचर कहते हैं। और जब आप मान लो कि शेयर्स खरीद रहे हो, उसके बदले में जब आपने कंपनी को पैसे दिए, उसके बदले में जो कागज का टुकड़ा मिलेगा उसको शेयर सर्टिफिकेट कह रहे हैं। यानी कि होती ये सब चीजों को मिला के, बॉन्ड शॉन्ड जो भी आप चीजें ये खरीदें, इस सबको मिला के लफ्ज क्या बोलता है? सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी जहां पे भी लफ्ज बोले, हमेशा क्या है कि पैसे के बदले में आपको कोई एविडेंस मिली है, किसी कागज के टुकड़े। जैसे आप सीएफई को फीस जमा करवाओ, तो सीएफई को फीस जमा करवा के उन्होंने आपको एक रसीद दे दी है, या मेरे बच्चे आपके पास सिक्योरिटी है। सादा अल्फाज में अगर देखें, आप क्या करते हो? वही अपनी सीट किसी और को भेज देते हैं। अगर मैंने सीएफई में एडमिशन ले लिया, गलती होगी, मेरी जगह पर तुम चले जाया करो पढ़ने के लिए, इट्स ओके। तो आपने क्या कर दिया? उसको किसी और को। लेकिन अगर आपके पास रसीद ही ना हो, तो क्या बेचोगे अगले बंदे को? नहीं है, फिर नहीं, उसको पता है कि क्लास से निकाल देना उन्होंने। नहीं बेटा, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? शेयर्स की मंडी है, वहां पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त होगी, लेकिन किन कंपनीज की? जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड। तो जो कंपनी, और जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि ये भी जो मंडियां हैं, सब्जी मंडी हो जाए कोई भी हो, वहां पे मेरे बच्चे, वहां पे कुछ आड़तीय बैठे होते हैं। लफ्ज क्या है? आड़ती। ये भी बात कर, इनको कुछ लोग जालिम भी कहते हैं, क्योंकि ये भी किसानों का काफी हद तक बैंकों के साथ मिलकर, जैसे एग्रीकल्चर बैंक लोगों की तबाही उतार रहा है, ये भी काफी हद तक करते हैं। लोगों को, किसानों को उधार पे पैसे दे दिए या उधार पे कोई सामान दे दिया, खाद वगैरह, और उसके बाद बढ़ा चढ़ा के पैसे सूद के ऊपर, ये भी अच्छा खासा इस तरह कमा रहे थे। खैर, जब बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी एक मंडी है, तो वहां पे भी एक आदमी बैठा हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रोकर। क्या लफ्ज बोलेंगे? ब्रोकर। इस ब्रोकर की जो दुकान होती है उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज हाउस। उस ब्रोकरेज हाउस में ये ब्रोकर्स बैठते हैं। अगर आप भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरे बच्चे जाके आप क्या कर लो, आप इनके पास अपना अकाउंट ओपन करवाओ और वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स की खरीदो फरोख्त। लेकिन किन कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त वो करोगे? जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है या रजिस्टर्ड है। तो पब्लिक कंपनी ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकती है, और जो पब्लिक कंपनी में से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगी तो वो क्या कहलाएगी? लिस्टेड। और जो नहीं लिस्ट हुई तो वो क्या होगी? अनलिस्टेड। अब पेपर में अगर कहीं पे होगा सीएफई लिमिटेड, हम पढ़ेंगे उसको कि पब्लिक कंपनी के साथ लफ्ज सिर्फ लिमिटेड लिखा जाए, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, डेफिनेटली वो प्राइवेट थोड़ी है। अगर कहीं पे लफ्ज खाली सीएफई लिमिटेड लिखा, इसका मतलब हुआ करेगा ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड हो तो आगे डिस्क्रिप्शन में बताता है
कि सीएफई लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। अगर कुछ ना बता रहा हो तो बाय डिफॉल्ट हम यही समझते हैं कि सीएफई क्या है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। क्या रखोगे मेरे बच्चों? तो पब्लिक कंपनी किस तरह की हो सकती है? लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों। लिमिटेड। ये कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की। अब जरा ये देखिए, अब हमने सिर्फ ये एक आधी ऐसी होंगी जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी ने डिस्कस की और फॉरेन कंपनी ने डिस्कस की, और होल्डिंग सब्सिडी, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी कंपनी की टाइप्स तकरीबन हमने सारी बोल दी, लेकिन अब एक एक करके हम उसको रीड करेंगे डेफिनेटली। फॉरेन कंपनी हमने नहीं पढ़ी। फॉरेन कंपनी मेरे पास नाम से ही जाहिर है, ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ना हुई हो। जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो कभी भी फॉरेन कंपनी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा सर, यहाँ पे ये ना कहना कि सर ये देखो ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में तो उसने बॉडी कॉर्पोरेट भी रख दिया। भाई हमारे नजदीक तो फॉरेन कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, सारी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। हम बस यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कहते हैं फॉरेन कंपनी हो सकता है वो अपने मुल्क में, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, अपने मुल्क में कंपनी, लेकिन हमारे मुल्क में आती क्या बन जाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। निशानी क्या है? तो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। जो मुल्क में पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट होगी वो कभी भी फॉरेन कंपनी नहीं होगी। जैसे वो उसमें टैक्स में था कि जो मुल्क में इनकॉर्पोरेट होगी, जो बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, उसको हमेशा क्या होगी? पब्लिक कंपनी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और क्या था? हाँ, रेजिडेंट। शाबाश। मैं भी सोच रहा था मेरे बच्चे। शाबाश। तो बाकी भी सोच ही रहे थे, क्योंकि इनका टैक्स पास है ना, और जो चीज पास कर लेते हैं ये वैसे उस चीज को भी पास ही कर देते हैं। कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन कॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान बीच। मेरे बच्चे अभी तक ये डेफिनेशन उसने पूछी नहीं। भरपूर चांसेस हैं इसके पूछने के, और शायद अभी आपकी किस्मत में हुई। ये जो अभी लिखा हुआ है ना सामने, ये पेपर में बैठ के आपने लिखना है। कितने खुशकिस्मत हो आप। अच्छा, ऐसे ही दिल करेगा अच्छा फिर हम पढ़ लेते हैं। बेटा अगली दफा आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा। हो नहीं सकता है? कोई गारंटी? अल्लाह करे, हम तो चाहेंगे मेरे बच्चे आप ना, मतलब पेपर देने के लिए पास हो चुके हैं। कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स है कंपनी और बॉडी आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, हम अगली बात आती है सर, अगर कोई फॉरेन कंपनी हम पढ़ क्यों रहे हैं? मेरे बच्चे पक्की बात है, ये कंपनी मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में कोई ना कोई काम धंधा कर रही हो। अगर पाकिस्तान में कोई फॉरेन कंपनी हो, पाकिस्तान में आ ही ना रही हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फॉरेन कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हो गए, क्या कर रही है? हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान। या तो उसने अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस हो, कोई फैक्ट्री शैक्ट्री लगा ली, या यहाँ पे लाइसेंस ऑफिस है, राब्ता ऑफिस है, जैसे वो एमकेएम का राब्ता ऑफिस है। उनकी है ना एक राब्ता कमेटी होती थी जो लंदन और पाकिस्तान के लोगों से राब्ता करती थी, और फिर कहती थी आज बोरियां कितनी बंद करके फेंकनी। आप लोगों को नहीं पता, आप आपसे पहले की बात है ये। आप बाद में आए हो एमक्यूएम के, है ना? एमक्यूएम नामी एक तंजीम हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, जो उनके सामने बोलता था उसके अगले दिन बोरी बंद। लम्हा। फिर उन्होंने इतनी बोरियां बंद करके फेंकी, उन्होंने एक पूरी फैक्ट्री जलाई, और खुदा न खासा उसमें कोई 250-300 मजदूरों को जलाया जिंदा। और आज वो सारे लोग हुकूमत में हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई परवाह नहीं, खुदा न खासा, जो 75 साल से मुल्क को जलील कर रहे हैं, कि उन्हीं के बंदे हैं। वो जब चाहते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी तरह के कातल करप्ट सबको लेके आ जाते हैं। तो वो जिनके खुदा ना खासा इतने इतने भयानक किस्म के दहशत गर्दी, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, आज वो हुकूमत में है। नहीं बेटा, कह रहा हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। वो प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस पाकिस्तान में जो राब्ता ऑफिस है किस तरह का होना चाहिए? या खुद आगे बना ले, या अपने किसी एजेंट के जरिए फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मॉड, क्योंकि बड़े सारे कारोबार है मेरे बच्चे आज के दौर में ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ज्यादा बात है, ऑनलाइन कंपनी भी कोई पाकिस्तान में आगे किसी तरह का कोई राब्ता कर ही नहीं रही है। कोई इस तरह का ऑफिस, और जो है उबर शुबर इस तरह की, वो सारी वो भी निकल रही है। उनको पता कि यहाँ पे पाकिस्तानी अजीब ही कौन है, पता नहीं क्या करते हो आप लोग इनके साथ, ऐसे क्या करते हैं? सारे रस्ते एक सवारी को जलील करके आखिर पे कहते हैं सब रेटिंग 5 ही दबाइएगा। कहते कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज बी बी स्पेशल। ये एहतियातन लिखा मेरे बच्चे। देखो कभी कब फिजिकल ही ऑफिस हुआ करते थे, शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऑनलाइन कारोबार भी हो। तो जब ऑनलाइन आए उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा काम खराब है, अब कोई तीसरा तरीका ना है। देखो जब फिजिकल थे ऑनलाइन किसी ने नहीं सोचा होगा। आज आज अगर फिजिकल ऑनलाइन हो रहे हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका भी निकला है, किसी ने कोई सोचा है? इसलिए कानून ने एहतियातन ये वर्ड लिखे हैं
कि कल फिजिकल ऑनलाइन के अलावा कोई और तरीकाकार इन्होंने ढूंढ लिया पाकिस्तान में कारोबार करने का, तो वो भी मेरे बच्चे पाकिस्तान में क्या कंसिडर होंगे, फॉरेन कंपनी ही कंसिडर होंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ तक इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। काम सुन लो, क्योंकि हमने रीड में कल कर दूंगा। आप लोगों ने मेरे बच्चे ये सारा पब्लिक सेक्टर कंपनी से ऊपर ऊपर मेरे बच्चे ईमानदारी के साथ रीड करके आइए। खुदा ना खासा जिसने रीड ना किया मेरे बच्चे, उसका पेपर पास तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने तक वो तड़पेगा, पता नहीं पास हूं या फेल, उसको सुकून नहीं मिलेगा कि पास है या फेल है। ये बहुत बड़ी, मेरे बच्चे खुदा ना खासा, ये बहुत बड़ी तकलीफ दे वो लम्हात होते हैं। 1.5 पौने 2 महीने आप जिस कर्व से गुजर रहे होते हैं, पता नहीं मैं पास हूं या फेल, उससे बचने के लिए क्या करना है, पब्लिक सेक्टर कंपनी से ऊपर ऊपर रीड करके आना है मेरे बच्चे बस। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा, थैंक यू। अच्छा, कल की क्लास मेरे बच्चे होगी हमारी 3 से 4, जुमा है ना कल, कल का दिन सर 3 से 4, 2 से 3 बजे बी लो और 3 से 4 सी लो, सिर्फ कल। और अगर किसी को दिक्कत हो, कोई ना उसका बी लो हो खाली, तो वो लिंक शेयर कर देगा क्लास का, वो चाहे ऑनलाइन उसको अटेंड कर। थैंक यू बेटा। टेक्स्ट मेरे बच्चे 4 से 5।